यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेसन है बेटा हमारा मेरे संग की औरतें। लेसन पहले हम पढ़ चुके हैं। रिपीट कर रही हूं मैं लेसन को। पुस्तक है आपकी कृतिका और पेज नंबर है 13। कृतिका पुस्तक ओपन करेंगे आप, पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। मेरे संग की औरतें और लेखिका है मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग जो है वो अपने बचपन से लेकर अभी तक जो भी जिन भी औरतों का साथ उनके जो है रहा है, बचपन से अब तक जिन औरतों के बारे में उन्होंने सुना है या उनके संबंध में रही हैं, उनके बारे में जो है उन्होंने वर्णन किया है इस पाठ में। तो पाठ का नाम क्या है बेटा? मेरे संग की औरतें। और लेखिका है मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग जो शुरू करती है लेसन, वो करती हैं अपनी नानी जी से। तो क्या कह रही हैं मृदुला गर्ग कि मेरी एक नानी है थी सॉरी मेरी एक नानी थी। जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। भाई मैंने उनके बारे में सुना है। पक्का है ये बात कि मेरी एक नानी थी और मैंने उनको देखा नहीं, केवल उनके बारे में सुना है। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कि जब मेरी माँ की शादी हुई तो शादी से पहले ही जो है मेरी नानी जी जो है एक्सपायर हो चुकी थी। शायद नानी ने से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। तो क्या कहती है लेखिका कि जैसे बच्चे जो है नानी दादी से कहानियां सुनते हैं, वो जो है सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो हमें नसीब नहीं हुआ कि हम अपनी जो है नानी या दादी से कहानी सुने। तो नानी से कहानी न सुन पाने के कारण हम जो तीन बहनें थी, उन्होंने खुद ही जो है एक दूसरे को कहानियां सुनाई। यानी कि हम तीनों ने जो है एक दूसरे का साथ दिया। नानी से कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी। तो क्या कहती है लेखिका कि हमने नानी की से कहानी हमें सुनने का अवसर चाहे ना मिला हो, लेकिन हमने नानी की कहानी जरूर सुनी। यानी कि हमने अपनी नानी के बारे में जरूर सुना है कि वो किस प्रकार की औरत थी। और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया कि जब हम छोटे थे तब अपनी नानी के बारे में सुनते थे कि वे ऐसी थी, ये था वो था, लेकिन उस समय जब है हमारी समझ में नहीं आता था। लेकिन बाद में जो है हमें समझ आया, मर्म होता है रहस्य, कि उनकी विशेषताएं क्या थी, नानी जी के अंदर जो है उनका उनका व्यक्तित्व कैसा था। अब जैसे बड़े हुए हैं तब समझ में हमें आया है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। तो पर्दानशी क्या होता है बेटा? घूंघट करने वाली, पर्दा करने वाली। तो मेरी जो नानी है उसके बारे में हमने ये सुना था कि जो मेरी नानी जी हैं वो परंपराओं का निर्वाह करने वाली हैं, कि जो हमारी परंपराएं हैं उनको न, जो है पूरी तरह से निभाती थी। अनपढ़ थी और पर्दानशी औरत थी। दूसरा कि वो पर्दा करती थी और अनपढ़ थी। इतना हमने सुना अपनी नानी जी के बारे में। और जिनके पति जो है शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टर पढ़ने विलायत चले गए थे। और मेरे नाना जी, जैसे ही मेरी नानी जी की उनसे शादी हुई तो वे उन्हें छोड़कर जो है बैरिस्टर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। विलायत मतलब विदेश। तो बैरिस्ट्री की डिग्री लेने के लिए विदेश चले गई थी, वकालत वगैरह की बैरिस्टर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाजों के संग जिंदगी बसर करने लगे। तो जब मेरे नाना जी जो है विलायत से, विदेश से लौटे बैरिस्टर की डिग्री करके, तो वो जो है विदेशी तौर तरीकों से जिंदगी बसर करने लगे। यानी कि जो मेरे नाना जी थे वो विदेशी तौर तरीके अपनाने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो मेरी नानी जी है
उनके रहन-सहन पर मेरे नाना जी के तौर तरीकों का कोई भी असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, कि वो कभी जो है अपने पति को भी तंग नहीं करती थी, मेरे नाना जी को भी तंग नहीं करती थी कि मेरी ये इच्छा है, ये मेरी आकांक्षा है, मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। कि जैसे मेरे जो नाना जी थे वो विदेशी तौर तरीके अपनाते थे, लेकिन मेरी नानी जी जो है वो पारंपरिक तरीके अपनाती थी। जो परंपराएं हैं हमारे भारत में, वो उन परंपराओं, उन तौर तरीकों को अपनाती थी, और मेरे नाना जी जो है विदेशी तौर तरीकों को अपनाते थे। लेकिन नानी जी जो है इस बात के लिए उन्हें कभी फोर्स नहीं करती थी, और न ही अपनी जो उसकी पसंद नापसंद थी कभी अपने पति पर थोपती थी। कि वो जो है कभी ये नहीं कहती थी कि आप मेरे रीति-रिवाज अपनाओ या मैं आपके अपनाऊँ, तो इस प्रकार से उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं था। जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी नानी जी थी, उन्होंने क्या है कि कम उम्र में ही जो है उनकी मौत हो गई। तो उन्होंने जब ये देखा कि मैं मरने वाली हूँ, जब वो मौत के निकट थी, 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फ़िक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहज़ोर हो उठी। मुँहज़ोर होता है बहुत बोलने वाली। यानी कि पहले वो कभी नहीं बोलती थी किसी के सामने और पर्दा करती थी, लेकिन जब उसे ये लगा कि मेरी मौत बिल्कुल समीप है और मेरी 15 वर्षीय बेटी यानी कि लेखिका की जो मम्मी है, वो 15 वर्ष की थी उस समय, जब उसे उसकी नानी को लगा कि उसकी मृत्यु नज़दीक है। तो वो काफ़ी बोलने वाली बन गई। मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलती थी लेखिका की नानी, किसी बात के लिए भी फ़ोर्स नहीं करती थी किसी को भी, या किसी के सामने जो है उल्टे-सीधे जवाब नहीं देती थी, पर्दा करती थी, और परंपराओं में जो है भारतीय जो रीति-रिवाज जो एक स्त्री के जो भी निभाने होते हैं रिश्ते-नाते, वो सारे निभाती थी। लेकिन क्या है कि जब उसे ये लगा कि मैं मृत्यु के निकट हूँ और मेरी 15 वर्षीय बेटी अभी कुँवारी है, तो वो काफ़ी बोलने वाली स्त्री हो गई। कौन? मेरी नानी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से बात करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं। सब दंग रह गए, हैरान रह गए। जब उन्होंने अपने पति से कहा, मेरी नानी ने मेरे नाना जी से कहा कि मैं आपके दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। प्यारेलाल शर्मा कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सभी हैरान रह गए उसकी यह बात सुनकर कि जो औरत कभी बोलती ही भी दिखाई नहीं देती थी, अपने पति तक पर्दा करती थी, पति से भी या सब घर वालों से जो है वो घूंघट निकालती थी, और कभी मतलब बोलते हुए भी नहीं उसको देखा गया, और आज वो ये बात कह रही है कि मैं आपके दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। यानी कि जो लेखिका की नानी है, उन्होंने सिर्फ किसी और मर्द से तो क्या अपने मर्द से यानी कि मेरे नाना जी से भी कभी घूंघट खोलकर बात नहीं की थी। आखिरी वक्त में जो है क्या हुआ, मैं अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। तो आखिरी वक्त में जो है क्योंकि उसका मृत्यु निकट थी, तो मेरे नाना जी ने भी सोचा कि भई भई अंतिम वक्त में जब मृत्यु उसके बिल्कुल नज़दीक है, तो वो एक अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। पर मेरे नाना ने सोचा कि इसके पास वक्त बहुत कम है, और जब ये इसकी आखिरी इच्छा ये अपनी बता रही है कि मैं प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने सवाल-जवाब में जो है वक़्त बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन जाकर जो है अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को ले आए। मेरे नाना जी जो है, उन्होंने मेरी नानी से कोई सवाल-जवाब नहीं किया कि तुम जो है क्यों मिलना चाहती हो प्यारेलाल शर्मा से? तो उन्होंने तो सिर्फ़ वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए यही सोचा कि इसके पास समय बहुत कम है, और फ़ौरन जो है जाकर अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को ले आए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया, और मेरी नानी जी के पास
भेज दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था, हैरान करने वाला था। अब जो नानी जी ने प्यारेलाल शर्मा से बात की, वो और भी हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। तो कहती है मेरी नानी जी प्यारेलाल शर्मा से कि मुझे मरने से पहले ये वचन दो कि मेरी बेटी की जो शादी है वो आप ही तय करेंगे किससे हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी से हो, आजादी के सिपाही से हो, क्योंकि जो मेरे पति हैं वो तो अंग्रेजी सरकार के आज्ञाकारी हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी जो है ऐसे परिवार में हो जो अंग्रेजों के जो है गुलाम हो। ऐसा मैं नहीं चाहती। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। भाई सोच भी नहीं सकते कि भाई इतनी सिंपल सी साधारण सी औरत के अंदर भी आजादी के प्रति जो है कितना जज्बा हो सकता है, कितना जुनून हो सकता है। तो ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी कि एक अनपढ़ औरत भी जो है उस समय अपने देश की आजादी के बारे में कितना सोचती थी कि कहीं जो है मेरे पति मेरी बेटी की शादी जो है अंग्रेजों के जो है गुलामों के साथ न कर दे। यानी कि जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, उनसे वो जो है अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाना चाहती थी। कौन? लेखिका की नानी जी। किसका विवाह? लेखिका की माँ का विवाह जो है अंग्रेजों की नौकरी करने वालों से नहीं करवाना चाहती थी, बल्कि किससे करवाना चाहती थी बेटा? आजादी के सिपाही से। कि जो है स्वतंत्रता की संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा हो, ऐसे व्यक्ति से जो है वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी लेखिका की नानी। और उसने इसके लिए किसको बुलाया? उसने जो है इसके लिए जो है अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाया। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। और जब उन्होंने ये शर्त जो है अपने पति के सामने ही उसके मित्र के सामने रखी, तो मेरी समझ में आया कि जो मेरी नानी जी थी वो कितने आजाद ख्यालों की थी, कि उसकी सोच जो है कितनी ब्रॉड थी। उन्होंने नानी की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया। कि जो मेरी नानी जी थी, मेरे नाना जी की ज़िंदगी में उन्होंने कोई कभी दखल नहीं दिया। कोई जो है ये नहीं कहा कि जो है आप मेरे अनुसार, मेरे नियम, रूल रेगुलेशन के अनुसार ज़िंदगी दी जिएँगे या मैं आपके अनुसार जीऊँगी। उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी जो है बर्दाश्त की और ना ही मेरे नाना की ज़िंदगी में उन्होंने कोई दखल दिया। न उसमें साझेदारी की का मतलब ना उन्होंने विदेशी रूल रेगुलेशंस को अपनाया, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। कि मेरी जो नानी जी थी वो अपने जिंदगी को अपने ही ढंग से जीती थी, न कि मेरे नाना जी के ढंग से। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। तो कहती है, क्या कहती है लेखिका कि चाहे मतलब उसकी जो नानी जी थी वो परंपराओं में बंधी थी, घरेलू घर के काम करती थी, खामोश जिंदगी जीती थी, लेकिन फिर भी जो है वह मजबूर नहीं थी किसी बात से। दूसरे के कहने पर दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर नहीं थी, बल्कि असली आजादी तो उसके वह अपने अनुसार जी रही थी। वह असलियत में जो है आजाद ख्यालों से जी रही थी। उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। बेशक वो परंपराओं का निर्वाह कर रही थी, लेकिन कर रही थी अपनी मर्जी से। घरेलू काम कर रही थी, खामोश जिंदगी जी रही थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन ये उसकी मर्जी से था। किसी प्रकार का कोई बंधन जो है लेखिका की नानी पर नहीं था। तो बच्चों कौन है लेखिका?
पाठ की मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग ने सबसे पहले किसके बारे में बताया है? सबसे पहले उन्होंने बताया है अपनी नानी जी के बारे में। कि किस तरह जो है मेरी नानी जी किस प्रकार की जो है उनकी विशेषताएं थी। तो हमने जो है यहाँ तक पढ़ा बेटा। तो नानी जी के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं कि जो नानी जी थी, इसको आप अगर अच्छे से अभी जो है ये सोच लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और पॉइंट्स को अपने माइंड में रख लेते हैं, तो फिर आपको जो है क्वेश्चन आंसर में क्रैमिंग करने की कोई नीड नहीं होती। जैसे हमने नानी जी के बारे में पढ़ा, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी जी के बारे में कि वो पारंपरिक स्त्री थी, परंपराओं का निर्वाह करने वाली थी, अनपढ़ थी, पर्दानशी थी और जो है उसके पति जो है शादी के तुरंत बाद उसे छोड़कर जो है बैरिस्टर यानी कि बैरिस्ट्री की डिग्री लेने कहाँ चले गए थे? विलायत चले गए थे, विदेश चले गए थे। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। वह जो है अपने रीति-रिवाजों के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी बसर करती थी। लेकिन उन्होंने जो उनके पति जो थे विलायती ढंग से जीवन जीते थे, विदेशी तौर तरीके अपनाते थे, लेकिन उन्होंने जो है इसके विरुद्ध कभी भी जो है न का जो है कभी भी इसके विरुद्ध नहीं हुई वे कि आप ये तरीके ना अपनाएँ। लेकिन वह स्वयं भी जो है उनके अनुसार जीवन व्यतीत उन्होंने नहीं किया विदेशी तौर तरीकों के अनुसार। और जो है जब उनका मृत्यु का समय समीप आता है तो क्या होता है कि वो जो है अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को जो बुलाकर वे कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी जो है ऐसे घर में करना, ऐसे आदमी से करना जो स्वतंत्रता का सिपाही हो। क्योंकि जो मेरे पति हैं वो तो अंग्रेजों की नौकरी करते हैं और वो ऐसे ही घर में मेरी बेटी की शादी करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी जो है अंग्रेजों की नौकरी करने वाले व्यक्ति से हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जो है किससे हो? एक स्वतंत्रता के सिपाही से हो। यानी कि जो लेखिका की नानी है, उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर हम कहें तो योगदान है। वो एक अनपढ़ औरत होते हुए भी, घरेलू औरत होते हुए भी इतना ब्रॉड सोचती है, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। तो लेखिका की नानी के बारे में बेटा हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े-लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। अब वो बताती है कि मेरी माँ की शादी मृदुला गर्ग जी कि मेरी माँ की शादी एक ऐसे लड़के से हुई, जो काफ़ी इंटेलिजेंट था, होनहार था। उसे आज़ादी के आंदोलन में जो है हिस्सा लेने के कारण जो है आईसीएस की परीक्षा में नहीं बैठने दिया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था कि मेरे जो पिताजी थे वो काफी अमीर नहीं थे। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई कि मेरी माँ जी जो है, मेरी मम्मी है, वो जो है गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन और उच्च विचार का जो सिद्धांत था मेरी माँ का कि सादा जीवन उच्च विचार। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। यानी कि मेरी जो माँ है वो बहुत सॉफ्ट थी। यदि वो खादी का कपड़ा भी पहन लेती थी, तो वो साड़ी भी उसे काफ़ी भारी लगती थी और कमर में उनकी चनका आ जाता था। रात-रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। भई पूरी रात वो जो है साड़ी खादी की साड़ी पहनने का प्रैक्टिस करती और ताकि भई जो सुबह है उसे उसे जो है शर्मिंदा न होना पड़े कि इसे साड़ी भी नहीं डालनी आती। यानी कि किसको? लेखिका की माँ को। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, नाजुक मतलब सॉफ्ट कोमल, कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी।
तो मेरी दादी क्या कहा करती थी कि हमारी बहू तो इतनी सॉफ्ट है, इतनी कोमल है कि इससे तो कोई काम बनता ही नहीं। बस यही है कि नहाए-धोए और आराम से रेस्ट करे। बस यही है इसका काम। धोई, पोंछी और छींके पर टाँग दी। यानी कि छींका क्या होता है बेटा? धोया, पोंछना और छींके पर टाँग देना। तो छींका क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जैसे अब तो हमारे जो भी हैं घर वगैरह है, सेपरेट किचन होती है, तो पहले जो घर होते थे उनमें क्या होता था, बिल्ली कुत्ते वगैरह के डर से ऊपर एक डोरी से जो है एक मतलब रस्सी बांध दी जाती थी गोलाई टाइप टाइप वगैरह में, तो उसमें जो है खाने का सामान जैसे रोटियां वगैरह रख दी जाती थी, तो उसको छींका कहा जाता था, ताकि बिल्ली और कुत्ते जो है उस ऊपर तक न पहुंच सके, क्योंकि घर भी खुले होते थे बेटा पहले। और क्या होता था कि उस टाइम जैसे हमारा गैस वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, गैस चूल्हा वगैरह नहीं था, तो जो है वैसे डालकर या जो है उपले डालकर जो है रोटियां बनाई जाती थी। तो जो खाना था वो एक ही बार तैयार हो जाता था, सुबह दोपहर का भी। और वो सारी रोटियां इकट्ठी करके जो है छींके पर टांग दी जाती थी, और जब जिसको नीड होती थी वो ठंडी रोटियां भी खा लेते थे। लेकिन आज जैसे हमारी जो सुविधाएं हैं वो काफी बढ़ गई हैं, हमारे पास गैस चूल्हे हैं और हम उनका जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो छींका क्या होता था कि एक लंबी रस्सी से बांध दिया जाता था नीचे से रस्सियाँ, और उसके ऊपर जो है उसमें जो है रोटियां डालकर जो है किसी भी बर्तन में छेंके में रख दी जाती थी, ताकि कुत्ते बिल्ली जो है रोटियों तक न पहुंच सके। तो ये होता था छीका। तो मेरी मतलब दादी जी क्या कहती थी मेरी माँ के बारे में कि हमारी जो बहू है वो इतनी सॉफ्ट है कि इससे कुछ काम बनता ही नहीं, बस ये तो बेचारी नहाए धोए और आराम करे। क्यों नहीं कि उसकी 2 वजह थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, और मेरी माँ जो है उनके लिए कभी कोई शिकायत नहीं करता था कि ये काम नहीं करती है, ये अपने बच्चों को नहीं संभालती है। यानी कि जो मेरा परिवार था काफी सपोर्टिव रहा मेरी माँ के प्रति। मेरी माँ कुछ भी काम ऐसा नहीं करती थी जिससे उनको बर्डन महसूस हो, और जो मेरा परिवार था वो भी काफी सपोर्ट करता था मेरी माँ को। क्यों नहीं कि उनकी 2 वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना जो है पक्के साहब माने जाते थे। साहब बेटा यहाँ क्या है, साहब जो है जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, उस समय नौकर थे, तो वो थे साहब। तो कहता है कि मेरी माँ की तरफ कभी सब सब जो है पॉजिटिविटी रखते थे, सब जो है उनकी काफी जो है इज्जत करते थे सारे घर वाले। तो इसकी 2 वजह थी। यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग पढ़ाई लिखाई सब में वे अंग्रेज थे। भाई वे पैदा तो भारत में हुए थे, लेकिन उनकी सोच सारी अंग्रेजी अंग्रेज लोगों जैसी थी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके रंग ढंग, उनका चेहरे मोहरे सब अंग्रेजों जैसे थे। कौन? लेखिका के नाना जी। तो इस वजह से कि जो हमारी बहू है वो साहबों के खानदान से है, इसलिए मेरी माँ को कोई भी कुछ नहीं कहता था। और दूसरा मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म
को और गाढ़ा बना चुकी थी। तो देखिए बेटा कि जो मेरी माँ है वो इतनी कोमल थी, इतनी सॉफ्ट थी कि उससे कोई काम नहीं बनता था। लेकिन मेरी नानी की आखिरी इच्छा को देखते हुए मेरे नाना जी ने जो है ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मैं जो है उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगा यदि वे चाहती हैं कि मेरी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो और जिस जिस स्वतंत्रता सेनानी की जेब बिल्कुल खाली थी, उसके पास जो है कुछ नहीं था। लेकिन जो लेखिका की माँ थी वो साहबों के खानदान से थी, उसने पैसे की कमी कभी देखी ही नहीं थी। फिर भी जो है उसकी माँ की बात को की लाज रखते हुए उसके पिता ने ये बात स्वीकार कर ली थी कि बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से ही होगी, उनके मरने के बाद भी। और क्या हुआ कि ये एक दोनों की जो कहानी है कि नाना की रजामंदी उस बात के लिए कि बेटी की शादी किससे हो, स्वतंत्रता सेनानी से, तो ये एक बड़ा रोमांचक सी कहानी लगती है। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। अब दूसरी वजह भई माँ की हमारे घर में इतनी इज़्ज़त क्यों थी? तो वो उसकी शख्सियत थी, उसकी पहचान थी कि वे बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वे बहुत अच्छी शख्स थी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली-मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। तो कहती है कि मेरी माँ बहुत सुंदर भी थी, नाजुक भी थी यानी कि सॉफ्ट भी थी और वो जो है किसी के सामने किसी की बात नहीं कहती थी, बहुत ईमानदार स्वभाव की थी और निष्पक्ष थी। अगर वो किसी की बात सुन भी रही है तो जहाँ उसे गलती लगती है, वो निष्पक्षता के साथ उस बात को कह भी देती थी। ये सारी चीजें उसके अंदर इतनी घुली-मिली थी मेरी माँ के अंदर कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। कि कभी-कभी तो जो है उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका व्यक्तित्व ऐसा लगता था जैसे कोई जादू हो। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं, उनसे जो है भारी काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, बर्डन वाला काम जो है उनसे नहीं हो सकता था। उनकी जो है हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय ज़रूर माँगी जाती थी। लेकिन कोई भी घर में काम करना होता, कोई भी ठोस काम होता, तो मेरी माँ की जो राय थी वो ज़रूर ली जाती थी। और उनकी जो राय थी, वो क्या होती थी, पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। यानी कि उनकी हमारे घर में चलती भी बहुत थी मेरी माँ की, जो वो कह देती थी वही काम होता था, उनकी राय हर काम में ली जाती थी। लेकिन वे खुद जो है कभी भी भारी काम उनसे किसी प्रकार में नहीं करवाया जाता था। इसके पश्चात लेखिका जो है अपनी दादी के बारे में बताती हैं। सबसे पहले बच्चों हमने किसके बारे में सुना? लेखिका की नानी के बारे में और अब किसके बारे में? लेखिका की माँ के बारे में। तो लेखिका की मम्मी की क्या विशेषताएँ रही हैं बेटा? लेखिका की मम्मी जो है वो किस प्रकार की जो है औरत थी, तो लेखिका की जो मम्मी है, वो जो है खूबसूरत थी, नज़ाकत थी उनके अंदर, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी भी थी उसके अंदर और निष्पक्षता तो जो है उनमें निष्पक्षता ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो है इन सभी चीज़ों का उनके अंदर जो है मिक्सचर था, सामंजस्य था। ये सारी विशेषताएँ थी लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की। और जो है लेखिका की माँ के घर में काफ़ी इज़्ज़त थी, काफ़ी मान-सम्मान देते थे और उनसे पूछकर हर एक काम किया जाता था और उनकी जो है हाँ या ना को जो है पत्थर की लकीर माना जाता था। अब लेखिका की दादी के बारे में बेटा, तो मैंने अपनी दादी के बारे में कई बार कहते हुए सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हम पे बैल है। यानी कि मैंने अपनी दादी के बारे में ये कहावत सुनी है
कि नहीं सॉरी अपनी दादी को ये कहते हुए सुना है ये बात कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परिवेश परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते हैं। मुस्तैद मीन्स तैयार रहते हैं। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी जो है क्या करते थे, हमारी परवरिश में हमेशा तैयार रहते थे। मुस्तैद मीन्स तैयार। तो क्या बताती है लेखिका कि जो मेरी दादी है वो ये बात कहती थी कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। कि भई यहाँ पर जो लेखिका की दादी है वो ये कहना चाहती है कि जो लेखिका की माँ है वो बहुत कोमल है। वो ये काम नहीं कर सकती। घर के जो बर्डन वाले काम है, ठोस काम है, भारी काम है, वो जो है मेरी माँ से नहीं करवाते थे क्योंकि हम करने वाले हैं। तो लेखिका की दादी ऐसा कहती थी। और तब जो है बचपन में ही मुझे इस जो है लोकोक्ति का अर्थ समझ में आ गया था जब हम देखते थे कि माँ के सिवा माँ को छोड़कर सभी घर के लोग जो है हमारी परवरिश में जो है हमेशा तैयार रहते थे। दादी के साथ-साथ जो उनकी जेठानियाँ थी वे भी जो है और मेरे पिताजी भी हमारी परवरिश में हमेशा तैयार रहती थी जब हम छोटे थे। और मेरी माँ जो है हमें भी नहीं सँभाल पाती थी। उनके बस का ये भी काम नहीं था। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। ज़ाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो, तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस-तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अपनी हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कि मेरी माँ ने जो है हमें कभी भी जो है जिस प्रकार भारतीय माएँ होती हैं कि अपनी बेटी से लाड करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं और उनको अच्छी सीख देती हैं कि आप अच्छी बहू कैसे बन सकती हैं। तो कुछ क्या था, कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर-बार नहीं सँभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। लेकिन एक तो वो बीमार थी, दूसरा इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था घर के कामों में। उनका ज़्यादा वक़्त जो है किताबें पढ़ने में बीतता था और बाकी वक़्त जो है साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में और वे ये सब बिस्तर पर लेटे-लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा-दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें इन सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। तो पहला क्या था, क्यों उनका सब इतना रोब मानते थे? सहावी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण और आए हैं। अब सब उनका क्यों रोब मानते थे? एक तो वो साहबों के खानदान से थी जो मेरी माँ थी, कोई उसे कुछ नहीं कहता था, वो कुछ भी नहीं करती थी तब भी उसे कोई नहीं टोकता था। और दूसरा क्या कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर ज़ाहिर नहीं होने देती थी। यानी कि यदि बच्चों आपने मेरे को कोई बात बताई है सीक्रेट और आप कहते हैं मैम ये सीक्रेट है, इसे मत बताना किसी को, तो वो क्वालिटी थी लेखिका की माँ में कि वो कोई भी बात अगर कोई भी उसके सामने कह देता था, तो वो दूसरे के सामने उस बात को ज़ाहिर नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घरवालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। देखिए, पहला कारण था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो इस कारण जो सभी घरवाले हैं, वो क्या करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और दूसरा वो जो है
हर एक की बात को गोपनीय रखती थी, किसी दूसरे के सामने नहीं कहती थी। इसलिए जो है बाहर के लोग भी उनका सम्मान करते थे। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। कि जब मेरी माँ की चिट्ठी कोई आती थी, तो कोई भी घर का सदस्य जो है उनसे यह नहीं पूछता था कि जो है चिट्ठी में क्या लिखा है। इस प्रकार के सवाल जो है उनसे कोई नहीं करता था। और बचपन में भी क्या था कि मेरे पिता ही जो है एक माँ की भूमिका निभाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ से हमारी दोस्ती ना हो, माँ से भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जो एक माँ के फर्ज होते हैं वो मेरी माँ नहीं निभाती थी, नहीं मतलब उनसे काम नहीं होता था। कोई उससे यह नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। यानी कि हमारे घर में सबको आज़ादी थी कि किसी की अगर कोई चिट्ठी आती है, किसी का कोई सामान आता है, तो कोई भी जो है किसी से नहीं पूछता था, किसी भी प्रकार के सीक्रेट के बारे में कोई भी रहस्य जो है नहीं पूछा जाता था। तो बच्चों, आज का जो लेसन है हमारा 16 पेज तक जो है कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेजेस को रीड करेंगे। धन्यवाद। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ओके।